मैं सरकारी अस्पताल के बिस्तर पर लावारिस पड़ी थी क्योंकि जिस बच्चे को मैंने जन्म दिया था वह नाजायज़ था। मैं खुद नहीं जानती थी ये बच्चा किसका था, पर मेरे घर वालों ने मुझे घर से निकाल दिया था। मैं बच्चे को लेकर एक अनाथ आश्रम में रहने लगी। जब एक अमीर आदमी वहां दान करने आया, मेरा दिल जोर से धड़क उठा क्योंकि मेरा बच्चा बिल्कुल उसी के जैसा था। लेकिन भला ये कैसे हो सकता था? मैं तो उसे जानती तक नहीं थी। जब उसने मुझे देखा और बोला, तुम वही लड़की हो जो मेरी मुजरिम हो, मैं ये सुनते ही डर गई। वो मुझे जबरदस्ती अपने साथ कमरे में ले गया। मैं रोने लगी जब वो मुझे एक बंद कमरे में ले गया। मेरी जिंदगी में सब कुछ ठीक हो गया था, मगर मेरी परीक्षाएं अभी खत्म नहीं हुई थी। एक दिन उस अनाथ आश्रम में एक अमीर आदमी दान करने आया। उसकी नज़रें मुझ पर टिक सी गई थी। मैं भी उसे देखकर हैरान रह गई थी क्योंकि उसकी शक्ल मेरे बच्चे से काफ़ी मिल रही थी। मैं ये नहीं जानती थी मेरे बच्चे का बाप कौन था। मेरा बेटा तो नाजायज़ था, मगर उस आदमी को देखकर मुझे लग रहा था जैसे मेरा उसके साथ कोई संबंध रह चुका था। तभी वह आदमी मुझे अपने साथ एक कमरे में ले गया। मैं उसकी मौजूदगी को अपने पास महसूस करके डर गई थी क्योंकि मेरी जिंदगी पहले ही मेरे साथ काफ़ी खेल खेल चुकी थी। मुझ में किसी और नए परीक्षाओं को पार करने की हिम्मत बाकी नहीं थी। मगर तभी वो कहने लगा कि ये था कहानी का शीर्षक। अब सुनिए मेरी पूरी कहानी मेरी जुबानी। मेरा नाम नंदिका है। मेरा संबंध हिंदुस्तान से है, जहां मैं अपनी बड़ी बहन और माँ पापा के साथ रहती थी। मैं एक बहुत गरीब घर में पैदा हुई थी, जहां 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए घर के लोगों को मजदूरी करनी पड़ती थी। मेरी बहन मानवी मुझसे 5 साल बड़ी थी। माँ के साथ मोहल्ले में सिलाई का काम करती थी। पापा एक छोटे से कारखाने में मेहनत मजदूरी करके कुछ पैसे कमा लाते थे, जिससे हमारा घर का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो पाता था। उस फैक्ट्री में पापा चमड़े की बैग को सिया करते थे। माँ ने पापा से कभी अपनी गरीबी की शिकायत नहीं की थी। वो हमेशा बस यही कहती थी, गरीबी ये नहीं होती जिसके पास पैसा ना हो, बल्कि गरीबी वो होती है जो हालात के सामने हार मान जाए। हमारी जिंदगी बड़ी सादा थी मगर इज्जतदार थी। मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी लिखी थी और पढ़ाई में अच्छी भी थी। ऊंचे ऊंचे सपने देखना मेरा शौक था। मेरे बहुत से सपने थे। मैं एक दिन टीचर बनूंगी, मैं अपने घर को अच्छी तरह से चलाऊंगी, मैं इतना कमाऊंगी कि पापा को फैक्ट्री में काम नहीं करने दूंगी, और मानवी की शादी भी मैं खुद अपने कमाई से करवाऊंगी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि सपने जब आंखों से निकलकर हकीकत की जमीन पर उतरते हैं तो अक्सर जख्मी हो जाते हैं। हम दोनों बहन बहुत खूबसूरत थी, मगर मानवी मुझसे थोड़ी अलग थी। वह साधारण तबीयत की मालिक थी, हमेशा समस्याओं के साथ समझौता करने वाली लड़की थी और एक सादा सोच रखने वाली लड़की थी। मगर मेरे सपने बहुत ऊंचे थे। मानवी को जो भी मिलता था वो उसी में खुश हो जाती थी, मगर मैं हमेशा अच्छा और ज्यादा लेने के हक में रहती थी। हम जिस छोटे से घर में रहते थे, कभी कभी मेरा दिल चाहता था कि मैं अपने उस छोटे से और आम से घर से निकलकर एक बहुत बड़े घर में रह लूंगी, क्योंकि मुझे गरीब होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था। मैं चाहती थी कि मैं बहुत जल्द इतने पैसे कमाने के लायक बन जाऊं कि मुझे दोबारा कभी इस छोटे से घर को देखना ही ना पड़े। इसलिए मैं खूब दिल लगाकर मेहनत कर रही थी, मगर मैं सब्र बिल्कुल भी नहीं करती थी। मैं जल्द ही अमीर होना चाहती थी। उस वक्त मानवी 10वीं कर रही थी जब माँ और पापा को ये फिक्र सताने लगी थी कि मानवी अब जवान हो गई थी और मानवी की शादी कर देना चाहते थे, क्योंकि हमारी बिरादरी में लड़की की कम उम्र में ही शादी कर दी जाती थी। इसलिए माँ ने एक दूर के रिश्तेदार को मानवी के लिए अच्छा रिश्ता ढूंढने के लिए कह दिया था। मैं तो इस छोटी उम्र में शादी के लिए बिल्कुल भी खुश नहीं थी कि माँ पापा मानवी की शादी कम उम्र में कर देते और इस छोटे घर से उसको विदा कर देते, क्योंकि मैं तो यही चाहती थी कि जब मैं बहुत सारे पैसे कमा लूंगी, हम अमीर हो जाएंगे, तो मैं अपनी बड़ी बहन की खुद धूमधाम से शादी करूंगी। लेकिन माँ और पापा मेरी बातें सुनकर हमेशा हंस दिया करते थे। मुझे नादान समझते थे। उनको लगता था मेरे ख्याल बहुत ऊंचे थे। शायद इसलिए मैं ऐसा सोचती थी। मैं अपने घर वालों की किस्मत बदल दूंगी, मगर मैं ये नहीं जानती थी मेरे घर वालों की किस्मत मेरी ही वजह से बदलने वाली थी। आने वाले समय में मेरे किस्मत का मोड़ बहुत भयानक होने वाला था। माँ तो मानवी के लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश में थी, मगर हमारी समस्याएं ऐसी नहीं थी कि कोई अच्छा रिश्ता हमें मिल पाता। हमारे घर मानवी के लिए जो भी रिश्ता आता वह लड़का कोई ना कोई अनाड़ी होता। कभी मानवी के लिए किसी मोची का रिश्ता आता तो कभी किसी लड़के का जो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करता। माँ पापा ने हर तरह के आम से रिश्ते के लिए मना कर दिया था। मानवी भी चुप थी। उसको तो माँ पापा जहाँ भी किसी के साथ भी ब्याह देते तो वह खुशी खुशी विदा होकर चली जाती।
लेकिन वह माँ पापा के लिए इतनी भी बोझ नहीं थी। वह उसको ऐसे ही किसी ऐरे गहरे के घर भेज देते। आखिरकार एक दिन रिश्ते कराने वाली ने माँ को एक रिश्ता बताया। उस लड़के का नाम ओम था और वह विदेश में मेहनत मजदूरी करता था। माँ पापा को लगता था शायद अच्छा किस्मत हमारा दरवाजा खटखटा रही थी। ओम की माँ ने साफ साफ कह दिया था कि उनको दहेज की कोई जरूरत ही नहीं है, वह तो चाहते हैं कि बस लड़की अच्छी हो। हमें लगता था हम खुश नसीब थे, इसलिए हमारे चौखट पर ओम का रिश्ता आया था। माँ पापा के दिल में उस रिश्ते को लेकर थोड़ा सा डर जरूर था। आखिर हम गरीबों के घर में इतना अच्छा रिश्ता कैसे आ सकता था। मगर मैं तो ओम का रिश्ता देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो गई थी और ये सोचने लगी थी जब मानवी शादी करके अपने पति के साथ विदेश चली जाएगी तो मैं भी उससे मिलने के लिए विदेश जाती रहूंगी, क्योंकि वो मेरी इकलौती बहन थी और मैं विदेश जाकर मेहनत मजदूरी करके ढेर सारे पैसे कमा सकूंगी। इसलिए मैं चाहती थी माँ पापा रिश्ते से मना न करें। माँ और पापा भी उस रिश्ते के लिए मान ही गए थे, क्योंकि ओम शक्ल सूरत से भी बहुत खूबसूरत और पढ़ा लिखा था और एक समझदार लड़का था। उसकी फैमिली भी छोटी सी थी और सबसे बड़ी बात यह थी कि वे लोग हमसे किसी भी दहेज का मांग नहीं कर रहे थे। मैं बहुत खुश थी, न जाने क्या कुछ सोचने लगी थी। मुझे लगा था कि जब मानवी की शादी ओम से हो जाएगी तो मैं बहुत जल्द अमीर हो जाऊंगी और हमारे घर के हालात भी बदल जाएंगे। किसी हद तक तो मैं बिल्कुल ठीक ही थी। हमारे घर के हालात बदलने वाले थे, मगर मैं ये नहीं जानती थी कि उनका मोड़ किस तरफ जाने वाला था। शादी की तारीख तय हो गई थी। मैं बहुत ज्यादा खुश थी। जब भी ओम के घर वाले आते जाते तो मैं भाग भाग कर उनकी सेवा करती। मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मानवी मेरी इकलौती बहन थी। वह शादी के बाद मुझसे बहुत दूर जाने वाली थी। मानवी की शादी एक ऐसे लड़के के साथ हो रही थी जो हमसे अमीर था। आखिरकार मानवी की शादी साधारण तरीके से हो गई और ओम के घर विदा होकर वह चली गई। वे लोग पुरानी दिल्ली में रहते थे। ओम शादी के लिए छुट्टी लेकर हिंदुस्तान आया हुआ था, मगर ओम शादी के एक हफ्ते बाद ही वापस विदेश चला गया था और अब 2 साल तक उसकी वापसी नहीं होनी थी। जब ओम दुबई वापस चला गया तो मानवी भी वापस हमारे पास आ गई थी, मगर मुझे मानवी को देखकर खुशी बिल्कुल भी नहीं हुई थी, बल्कि मैं तो उसको घर में देखकर एकदम से उदास हो गई थी। वह वापस क्यों आ गई थी और ओम के साथ दुबई क्यों नहीं चली गई थी, क्योंकि जब तक वह दुबई में नहीं जाती भला मैं उसके पास कैसे जा सकती थी। मगर मानवी कहने लगी कि वह उनको कुछ कागज बनवाना था और जब उनका कागज का काम पूरा हो जाएगा तब मानवी भी उनके पास ही चली जाएगी। मैं हर रोज मानवी से यही पूछती थी क्या उसके कागज के काम पूरे हो गए या नहीं, मगर जैसे जैसे टाइम बीत रहा था मानवी चुप रहने लगी थी। वह तो ना कोई शिकायत करती ना कोई सपने देखती। चुप तो वह पहले भी रहती थी, मगर अब उसकी चुप्पी एक अजीब तरह की थी, क्योंकि वह अब मुझसे भी ज्यादा बात नहीं करती थी। बस माँ के साथ किसी न किसी काम में लगी रहती थी। ओम को खत लिखती थी, तस्वीर भेजती थी, जिनका जवाब कभी कभार आ जाता था। मानवी की शादी को 6 महीने बीत चुके थे। ओम के जाने के बाद मानवी के चेहरे पर एक अजीब सी उदासी छाई रहती थी। वह पहले की तरह न हंसती थी न मुझसे कोई बात करती थी। मैं तो दिन गिन गिन कर बिता रही थी कि कब ओम मानवी को अपने पास बुलाएंगे। मुझे भी दुबई जाकर देखने का मौका मिल सकेगा, ताकि मैं भी अपनी किस्मत बदल सकूंगी, क्योंकि मानवी की किस्मत तो बदल चुकी थी और आखिरकार मेरा इंतजार खत्म हो गया था। जब एक दिन मुझे ये खबर मिली कि ओम ने कागज का काम पूरा कर लिया था और मानवी अब बहुत जल्द दुबई जाने वाली थी, मैं तो ये खबर सुनकर ही खुशी से फूले नहीं समा रही थी, मगर मैंने महसूस किया था कि मानवी ये खबर सुनकर और ज्यादा उदास हो गई थी। जब मैंने उससे उदासी की वजह पूछी थी तो वो मुझसे कहने लगी कि माँ और पापा से दूर जाने का गम उसको उदास कर रहा था, मगर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया था। जब किस्मत उस पर मेहरबान हो रही थी तो वह उस चीज का धन्यवाद नहीं कर रही थी। वह उसके पास तो मौका था और गरीबी से निकलकर अमीरी वाली जिंदगी जीने का, मगर फिर भी वह उदास हो रही थी। उदास सिर्फ वह नहीं थी, बल्कि जैसे जैसे उसके जाने के दिन पास आ रहे थे माँ और पापा भी उदास रहने लगे थे। मगर मुझे उन सब पर बहुत गुस्सा आ रहा था। आखिरकार वह दिन भी आ गया था जब मानवी नम आंखों के साथ हम सबको छोड़कर ओम के पास दुबई चली गई थी। उस दिन माँ और पापा की आंखों में भी आंसू थे, मगर मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट थी और आंखों में वही सपना जो मैं हमेशा देखा करती थी, अमीर होने के और घर के हालात को बदलकर रख देने का सपना। मैंने जाते हुए मानवी को यही कहा था, मुझे भी अपने पास बुला लेना, क्योंकि मुझे भी दुबई आकर अमीरों वाली जिंदगी बितानी थी। मगर मानवी मुझसे कहने लगी वह तो मुझसे और माँ पापा से दूर बिल्कुल नहीं जाना चाहती। मगर मैं ऐसी इच्छा क्यों कर रही थी? मुझे तो खुश होना चाहिए था कि माँ पापा के पास थी, मगर मुझे उस वक्त इस बात की कोई परवाह ही नहीं थी। मैं तो सिर्फ और सिर्फ विदेश जाकर पैसे कमाना चाहती थी।
ताकि अमीर हो सकूं, गरीबों वाली जिंदगी से निकलकर एक बड़े से घर में अपनी जिंदगी बिता सकूं, जैसे कि मैं हमेशा फिल्मों या सीरियलों में देखते आई थी। उस वक्त मेरे घर में किसी के पास मोबाइल भी नहीं था, बल्कि हमारे मोहल्ले में जो लोग अमीर थे सिर्फ उनके पास ही मोबाइल होता था। उनमें से एक घर अनीशा का था, जो मेरी स्कूल की दोस्त थी। वह अमीर थी, इसलिए उसके पास अपना मोबाइल फ़ोन था। मैं हर दिन अनीसा के घर जाती थी और उसके फ़ोन से मानवी से बात किया करती थी और उसे हमेशा एक ही बात करती थी, वह मुझे अपने पास बुला ले। मैंने मानवी से कभी ये नहीं पूछा था कि दुबई की ज़िंदगी कैसी थी, क्या वह बाहर जाकर खुश भी है या नहीं, उसको हमारी याद आती भी थी या नहीं। बल्कि मैं तो उसको हमेशा ये बात कहती थी कि वह जितनी जल्दी हो सके मुझे भी अपने पास बुला ले, क्योंकि मैं गरीबी वाली ज़िंदगी बिताकर तंग आ चुकी थी और उसके पास जाना चाहती थी। मेरी बातें सुनकर मानवी के साथ साथ अनीसा भी बहुत हैरान हुई थी और मुझे समझाती थी विदेश की जिंदगी इतनी आसान नहीं थी जितना कि मैं सोचती थी, क्योंकि उसके अपने पापा भी दुबई में ही नौकरी कर रहे थे। मगर मुझे ऐसा लगता था जैसे बाहर की जिंदगी इस जिंदगी से तो बहुत ही अच्छी थी, जो कि मैं उस छोटे से घर में बिता रही थी। मैं हर दिन मानवी से एक ही बात कहती थी कि बस किसी तरह वो मुझे अपने पास बुला ले। मैं उसके पास जाकर हर तरह का काम करने के लिए तैयार थी, जिसे मैं ढेर सारे पैसे कमा सकती थी। मगर मैं ये नहीं जानती थी कि मानवी के साथ होने वाली मेरी बात अनीसा के अलावा उसका भाई भी सुन रहा था और एक शैतानी प्लान बना रहा था, जिससे न सिर्फ मेरी बल्कि मेरे घर वालों की भी इज्जत खराब होने वाली थी। मैं इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि अनीसा का भाई मल्हार मेरे बारे में क्या सोचता रहता है। मैं तो बस हर दिन अनीसा के सामने बैठकर मानवी से अपने दिल की बातें किया करती थी और मल्हार मेरी बातें सुनकर मेरे ही खिलाफ एक जाल बुनने लगा था। जब मानवी को दुबई गए 5 महीने बीत गए तो मानवी ने खुशखबरी सुनाई कि वह माँ बनने वाली है और मैं मौसी। ये खबर सुनकर मैं खुश हुई थी, मगर मेरी सबसे बड़ी खुशी सिर्फ उसी में थी कि मैं विदेश जाऊं और ऐशो आराम वाली जिंदगी बिताऊं, जिसके सपने मेरी आंखों में बचपन से ही थे। अनीसा की तरह जिंदगी देखकर मैं दिन ब दिन उस चीज के तरफ खिंचती जा रही थी। मुझे विदेश जाना है और पैसे कमाना है। मानवी के माँ बनने के बारे में मल्हार को भी मालूम हो गया था और तब उसके हाथ मेरी कमजोरी लग गई थी। अब वो मुझे आसानी से अपने मतलब के लिए इस्तेमाल कर सकता था। मानवी के माँ बनने की खुशखबरी तो जैसे पूरे घर में खुशी की लहर दौड़ गई थी। माँ तो भगवान की पूजा रात दिन करने लगी थी, अपने नाती के सही सलामत दुनिया में आने के लिए प्रार्थना कर रही थी। आंखों में भी नमी थी। मैं खुशी से फूले नहीं समा रही थी, मगर मेरी खुशी की वजह मानवी का माँ बनना नहीं था। मेरी खुशी तो कुछ और थी। मुझे लगता था अब मेरा मानवी के पास जाना आसान हो जाएगा। मैं इतनी बेखबर थी, मेरे कान सिर्फ मेरे ही मर्जी की बातें सुनना चाहती थी और मानवी की या किसी और की बात की मुझे कोई परवाह नहीं थी। मानवी की थकान, उसके दुख, उसके परेशानी, कमी या उसकी तन्हाई मुझे दिखाई नहीं देती थी। मैं तो बस अपने ख्यालों में खुद को दुबई के बड़े शॉपिंग मॉल के कैश काउंटर के पीछे देखती थी, या किसी हॉल में ड्रिंक पेश करते हुए देखती, या खूबसूरत कपड़ों में फैशन शो में जैसे फिल्मों और सीरियलों में देखती थी। जब मैं मानवी से बात करने अनीसा के घर गई तो मल्हार ने मुझसे खुद बात की थी और कहने लगा था कि नंदिका, क्या तुम सच में अपनी बहन के पास दुबई जाना चाहती हो? मल्हार की बात सुनकर तो जैसे मैं चौंक गई थी। पहली बार आमने सामने वो मुझसे बात कर रहा था, मगर मैंने जल्दी हाँ में सर हिला दिया था। वो मुझसे कहने लगा मुझे दुबई जाने के लिए उसके एक दोस्त से मिलना होगा, क्योंकि उसका दोस्त वहाँ के कंपनी में काम करता है और वहाँ खूबसूरत और जवान लड़कियों को रिसेप्शन पर मैनेजमेंट की नौकरी देता है। मगर उसने एक शर्त भी रख दी थी, मुझे उसके दोस्त को जाकर खुद इंटरव्यू देना था। मैं कुछ भी सोचे समझे बगैर बेताबी से बस यही पूछा था कि मुझे कहाँ और कब जाना है। मल्हार मुझसे कहने लगा था वो मुझे खुद लेकर जाएगा, अनीसा भी हमारे साथ ही होगी, इसलिए मुझे फिक्र करने की जरूरत नहीं थी। ये सुनकर मेरे दिल को कुछ तसल्ली हुआ था। अनीसा भी मेरे साथ रहेगी। उस वक्त मुझे यही लगा था कि शायद किस्मत का दरवाजा खुल रहा था। मैंने माँ से कहा था मैं अनीसा के साथ पुरानी दिल्ली मानवी के घर जा रही हूँ। सास ने खबर भिजवाया है। माँ भी अनीसा के नाम पर जल्दी तैयार हो गई थी। अगली शाम अनीसा मल्हार मुझे लेकर पुरानी दिल्ली चले गए थे। गाड़ी में बातें कर रहे थे, मगर मेरे दिल में एक अजीब सी बेकरारी थी, जैसे कोई अनजान डर मेरे दिल में समा रहा था। हम बहुत जल्द मल्हार के एक दोस्त के घर पहुंच गए। उसका घर नहीं जैसे बंगला हो। मैं तो उसका घर देखकर ही हैरान रह गई थी। हैरानी की बात यह थी कि उस घर में सिर्फ नौकरों के अलावा और कोई नहीं था। मल्हार ने कहा उसका दोस्त अभी विदेश से 4 घंटे बाद लौटेगा और आते ही तुम्हारा इंटरव्यू लेगा। तुम्हें मेरे साथ यहीं रुकना पड़ेगा। अनीसा ने कहा कि मैं जा रही हूँ,
तुम इंटरव्यू देकर घर आ जाना, मल्हार तुम्हारे साथ ही रहेगा। मैंने बिना सोचे समझे अनीसा को कह दिया, ठीक है, मैं यहीं रुकती हूँ। अनीसा को मैंने उस बंगले से बाहर तक छोड़ा था। जब मैं दोबारा लौटी तो मल्हार वहीं बैठकर लैपटॉप में कुछ देख रहा था। जैसे ही मैं उसके कमरे के अंदर गई, दरवाजा अपने आप लॉक हो गया था। मेरी सांसें तेज हो गई थी क्योंकि मल्हार लैपटॉप में ब्लू फिल्म देख रहा था और उसके करीब जैसे ही गई, उसने मुझे एक झटके से बेड पर गिरा दिया और मेरे मुंह पर एक कपड़ा रख दिया, जिससे मैं बेहोश हो गई। उसके बाद न जाने में कितनी देर बेहोश रही। जब मुझे होश आया तो मल्हार मेरे सामने ही बैठा था और मेरी हालत बहुत खराब थी। मैं लुट चुकी थी, बर्बाद हो चुकी थी। इस बर्बादी में खुद मैं शामिल थी क्योंकि ना मैं लालच करती, मेरे साथ ये सब होता। मल्हार कहने लगा, घबराओ मत, तुम इंटरव्यू में पास हो गई हो, तुम्हारा विदेश जाने का सारा इंतजाम हो गया। मैं बस मल्हार को चुपचाप देखती जा रही थी। न जाने क्यों मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। मैंने गुस्से में आकर उसका पूरा शर्ट फाड़ दिया था। मल्हार ने कहा, अगर तुमने अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं किया तो न जाने क्या कुछ हो जाएगा। मैंने तुमसे बिना पूछे कोई काम नहीं किया है। तुम्हें विदेश जाना था तो मैंने तुम्हारा साथ दिया और विदेश जाने का सारा इंतजाम मैंने करवाया है। लेकिन अगर तुम अब भी पीछे हटोगी, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जब मैंने चीखना चिल्लाना शुरू किया तो उसने लैपटॉप में वह वीडियो चलाई जिसे देखते ही मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मैं बेहोशी के हालत में थी। मेरे साथ एक नहीं, मल्हार को लेकर कई लोग मुझे नोचने में लगे हुए थे। उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्ड की गई थी जिसे देखकर मेरी आत्मा तक कांप कर रह गई थी। मैं तो बर्बाद हो गई थी। मल्हार ने कहा, अगर तुम मना करोगी तो ये वीडियो तुम्हारे माँ बाप को भेज दूंगा, क्योंकि उस वीडियो में सब कुछ रिकॉर्ड था। जब मैं अपनी मर्जी से उस कमरे में बैठी थी, मेरे माँ बाप तो ये वीडियो देखकर ही मर जाते। मुझे बर्बाद करके मेरे मुंह पर पैसे मारकर जा चुका था। वे रात मुझे खुद पर अपने घटिया पैसे कमाने के सपनों पर गुस्सा आया था। अगली सुबह मैंने अपने कपड़ों को ठीक किया था। अपनी लुटी हुई इज्जत के साथ उस बंगले से बाहर निकली थी और सीधी बस स्टैंड की तरफ चल पड़ी थी। मुझे ना अनीसा मिली थी, ना उसके भाई का चेहरा दोबारा देखने का मौका मिला था। मैं सारा रास्ता चुप रही। मेरी आंखों में आंसू थे मगर जुबान पर एकदम ताला लगा हुआ था। जब मैं घर पहुंची तो माँ मुझसे कहने लगी, मानवी के घर तुमने इतना देर क्यों कर दी? मानवी की सास कैसी है? मैंने माँ से झूठ कहा, माँ मेरी तबीयत थोड़ी खराब हो गई थी। मानवी के सास ने मुझे रोक लिया था। मैंने खाली नजरों से माँ की तरफ देखा था और सिर्फ सर हिलाकर अपने कमरे में चली गई थी। जब मैंने आईने में खुद को देखा तो वहाँ सब कुछ पहले जैसा ही तो था, वही चेहरा, वही आंखें, मगर मेरे अंदर सब कुछ मर चुका था। कुछ ऐसा जो कभी वापस नहीं आने वाला था। मैं बहुत देर तक अपने बेआबरू बदन को घूरती रही। इसी तरह 2 हफ्ते बीत गए। एक दिन शाम को जब मम्मी पापा घर नहीं थे तो मल्हार घर आया। मल्हार को मालूम था मेरे मम्मी पापा मानवी के सास से मिलने गए थे, क्योंकि सच में ही मानवी की सास की तबीयत खराब थी। उस दिन जब हम मानवी के सास से मिलने गए थे तब उनसे बहाना करके हम वहाँ से निकल आए थे। आज मम्मी पापा भी मानवी के सास से मिलने गए थे और रात वहीं रुकने वाले थे। और ये बात न जाने मल्हार को कैसे खबर हुई थी। वह शायद इसी मौके की तलाश में था और उस रात उसने फिर से मुझे बेआबरू किया, मेरी इज्जत लूटी और सुबह होते ही मुझे धमकी देकर चला गया था। बहुत जल्द मुझे दुबई जाना होगा और बहुत जल्द तुम्हारा सपना पूरा होगा। तुम लाखों करोड़ों रुपए कमाओगी। और मल्हार ने कहा, उसकी चिंता तुम छोड़ दो कि तुम्हारे माँ बाप तुम्हें विदेश नहीं भेजेंगे। मैं ऐसा चाल चलूंगा, तुम्हें तुम्हारे माँ बाप खुद एयरपोर्ट पर छोड़ने आएंगे। मल्हार मुझे धमकी देकर चला गया था। मल्हार के जाते के साथ ही मेरे मम्मी पापा लौट कर आए थे। आते ही मम्मी पापा ने ऐसी खबर सुनाई कि मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई थी। मम्मी ने बताया कि ओम ने लेटर भेजा है, नंदिका को कुछ दिनों के लिए मानवी के पास भेज दें ताकि मानवी का काम करने में आसानी हो जाए, और जब मानवी का बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाएगा तब नंदिका को हम लोग भेज देंगे। मैं तो बहुत खुश हुई थी कि चलो अब मेरा पीछा मल्हार से छूट जाएगा और मैं मानवी के पास चली जाऊंगी। अंदर अंदर मैं बहुत खुश हुई थी कि जो कुछ मेरे साथ हुआ था शायद मैं उसको भी भूल जाऊंगी। मम्मी की बातें सुनते कल रात हुई सारी घटना मैं भूल चुकी थी और मल्हार की बातों को भी भूल चुकी थी। अब मैं दुबई जाने के सपने फिर से देखने लगी थी। मेरा पासपोर्ट, वीजा, सब कुछ मेरे घर पर पोस्टमैन के जरिए भेजा जा चुका था। उसमें एक मानवी का खत भी मिला था। मानवी ने लिखा था वो प्रेगनेंसी की वजह से बहुत परेशान है और उसकी तबीयत हमेशा खराब रहती है। मेरे पास तुम्हारा होना बहुत जरूरी है। तुम्हारा कागज यहाँ पर तैयार करवा दिया है, तुम्हें बस भारत से दुबई आना है। पापा बहुत खुशी खुशी मुझे छोड़ने जा रहे थे। वहाँ एक बड़ी सी बिल्डिंग थी जहाँ से मुझे अपना पासपोर्ट और दूसरे कागज लेने थे, क्योंकि मानवी मुझे पहले ही बता चुकी थी कि मेरे सारे कागजात के काम ओम ने पूरा करवा दिया था और मुझे बस सब कागज एक बड़ी सी बिल्डिंग में जाकर लेने थे और उसके बाद एयरपोर्ट पर जाना था, जहाँ से मैं मानवी के पास जा सकती थी।
मुझे लगता था जैसे मैं हवाओं में उड़ने लगी थी। मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद पूरा होने वाला था। सब कुछ बिल्कुल ठीक हो रहा था। उस बड़ी सी बिल्डिंग में पापा के साथ ही गई थी और एक बॉडी बिल्डर आदमी से मिलने के बाद मुझे मेरे सारे कागज मिल गए थे। कुछ ही दिनों के बाद मेरी फ्लाइट थी और मुझे हिंदुस्तान से दुबई जाना था। माँ और पापा मुझे मानवी के पास भेजने से खुश तो थे, मगर उनकी आंखों में भी एक नमी उतर आई थी, क्योंकि एक बेटी तो पहले ही उनसे दूर जा चुकी थी और मैं भी शायद उनके हाथों से निकलने वाली थी। उस दिन मैं बहुत खुश होकर तैयार हुई थी। पापा मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ आए थे और मैं खुशी खुशी जहाज में बैठ चुकी थी। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि थोड़ी देर में ही मेरे साथ क्या होने वाला है। बगल में एक लंबा चौड़ा आदमी आकर बैठा। शायद मैं उसे पहचान पा रही थी, क्योंकि ऐसा लग रहा था मैंने इसे कहीं देखा है। तभी मुझे अचानक से वह लैपटॉप की वीडियो याद आ गई जो मल्हार ने मुझे दिखाया था। ये आदमी भी उन लोगों में शामिल था जब मल्हार और 3 आदमी मुझे जानवरों की तरह नोच रहे थे। तभी मैं डर कर जहाज में खड़ी होने लगी। उसने मुझे एक झटके से अपने गोद में बिठा लिया था। जिस कैबिन में मैं बैठी थी वहां उस आदमी के अलावा कोई नहीं था जो मेरी मदद के लिए आता। उसने कहा कि तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम्हें जॉब चाहिए थी और तुम दुबई जॉब करने जा रही हो और तुम मेरे अंदर में काम करोगी, क्योंकि मल्हार ने तुम्हें बेच दिया है और तुम्हारे ऐश आराम में कोई कमी नहीं आएगी। जहां तुम जाना चाहती हो जा सकती हो, जो खाना चाहती हो खा सकती हो, जिस भी गाड़ी में घूमना चाहती हो घूम सकती हो। यूँ समझ लो तुम मेरी और मेरे दोस्तों की दिल बहलाने की चीज़ हो। मेरा दुबई में खुद का बिजनेस है और मैं चाहूँ तो तुम्हारे जैसी 1000 लड़कियों को खरीद सकता हूँ, और मल्हार ने तुम्हें मेरे हाथों से बेचा है। उस आदमी की बात सुनकर जैसे मेरे सर पर सातों आसमान गिर पड़ा था। इसका मतलब कि मेरा दुबई आने के लिए ये चाल मल्हार ने चली थी। उसमें आसानी से फंसती चली गई थी, क्योंकि वो मेरी हर बात जानता था। वो मेरे घर वालों को और मेरे रिश्तेदारों को भी जानता था। मल्हार को ये सब करने में कोई परेशानी नहीं हुई थी और उसकी जाल में मैं फंसती चली गई। यहाँ दुबई आए हुए मुझे 4 महीने बीत चुके थे। मुझे हर जगह घूमने की इजाज़त थी। मैं हर चीज़ अपनी मर्जी से कर सकती थी, बस मुझे फ़ोन रखने की इजाज़त नहीं थी। और मेरे साथ हमेशा 2 नौकरानियाँ रहती थी जो मेरी हर खबर को रखती थी। मैं कहीं किसी से बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मैं यहाँ दुबई के शेख की खरीदी हुई गुलाम थी और उसके दोस्तों की दिल बहलाने का सामान थी। मैं जिंदा तो थी, लेकिन एक लाश थी जो सपने में बचपन से देखती आई थी कि मैं अमीरों वाली जिंदगी बिताऊंगी। जब मैं उस जिंदगी में कदम रख चुकी थी तो अब मुझे सारी दुनिया बेरंग लग रही थी, क्योंकि जिस दलदल में मैं धंस चुकी थी वहां से निकलना नामुमकिन था। शेख का एक दोस्त जो अभी कुछ ही दिनों से उसको मैं जानती थी, वह अकेला मेरे पास आया। उसने कहा कि शेख ने तुम्हें मेरे हाथों बेच दिया है, अब तुम हमेशा मेरी हो जाओगी। लेकिन गलती से वह आदमी इंडिया का था और मुझे वह इंडिया ले आया था और एक बंगले पर उसने मुझे रखवाया था और वह आदमी किसी मीटिंग में बिजी था। तभी मैं अपनी जान बचाना चाहती थी और वहां से भागने का प्लान बना लिया था। मैं उस बंगले से फरार हो गई थी। मेरे हाथ में पैसे तो नहीं थे, लेकिन मेरे पास जेवर थे जो मैंने पहन रखे थे। मैं रेलवे स्टेशन नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि मेरे पकड़े जाने का डर था। मैंने सीधे वहां से कैब कर लिया था और दिल्ली आना चाहती थी। जिस बंगले से मैं फरार हुई थी वह बंगला मनाली के पहाड़ी इलाके में था। मुझे दिल्ली आना था और यहाँ पर आकर पुलिस कंप्लेन करनी थी। मैं जैसे ही दिल्ली पहुंची, मैं सबसे पहले थाने गई। वहां पर मैंने रिपोर्ट लिखवाई और अपने माँ बाप को उस थाने में बुलाया। मैं पिछले 8 महीनों से घर से गायब थी। मेरे माँ बाप भी थाने में रिपोर्ट लिखा चुके थे। मानवी भी दिल्ली आ गई थी। जब मानवी को मेरे बारे में पता चला कि मानवी ने मुझे वहां दुबई बुलाया है, तो मानवी के पैरों तले से जमीन निकल गई थी, क्योंकि मानवी ने तो कभी मुझे बुलाया ही नहीं। मानवी तो खुद दुबई में 1 साल के वीजा पर गई थी, तो वो वापस लौटने वाली थी। जो कुछ भी जाल बुना था वो मल्हार ने बुना था। मेरे मम्मी पापा भी बहुत परेशान हुए थे। उन्होंने मुझे ढूंढने में जमीन आसमान एक कर दी थी। उन्होंने दुबई में भी ओम को कहकर मेरी तलाशी करवाई थी। उसमें काफी पैसे खर्च हो गए थे। लेकिन आज जब मैं अपने मम्मी पापा को मिली थी तो वो मुझसे बहुत नाराज थे। जिस आदमी ने मुझे दुबई के शेख से खरीदा था, उस आदमी को भी पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था। 2-3 महीने के बाद मल्हार भी पकड़ा गया था। मल्हार की बहन की भी इज्जत खराब कर दी गई थी। तब मल्हार ने जमीन आसमान एक कर दी थी। मल्हार भी जेल में था। उसके साथ कई आदमी जेल में गए थे। लेकिन उस बीच मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई थी। केस मुकदमा के चक्कर में काट काट कर हम लोगों की हालत खराब हो गई थी। मेरे माँ बाप भी बहुत परेशान थे। अचानक मुझे चक्कर आया और मैं बेहोश हो गई। जब मैं अस्पताल पहुंची मुझे होश आया। मुझे पता चला कि मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे माँ बाप तो शर्म के मारे पानी पानी हुए जा रहे थे। ये बच्चा किसका था मुझे भी नहीं मालूम था, लेकिन माँ बाप थे।
वे अपने दिल पर पत्थर रखकर मेरे बच्चे को इस दुनिया में आने दिया। मैंने एक बेटे को जन्म दिया था। अब मेरे पापा बहुत बूढ़े हो गए थे, उनसे काम नहीं होता था। मैंने पापा को कहा, पापा आप घर पर बैठो, मैं काम करूंगी। मैं पापा की फैक्ट्री में काम करने लगी और अपने बच्चे को और अपने माँ बाप को देखने लगी। मैं बिन ब्याही माँ बन गई थी। मुझसे शादी कौन करता, पर मैं शादी करना भी नहीं चाहती थी। मैं अपने बेटे को ऐसे ही बड़ा कर रही थी। मेरा बेटा अब 5 साल का हो गया था। मानवी ने भी एक बेटी को जन्म दिया था। मैं दिन रात मेहनत करती थी ताकि मैं अपने बेटे को एक अच्छा इंसान बना सकूं और पढ़ा सकूं। सुबह सुबह मैं ड्यूटी जाते हुए अपने बेटे को स्कूल छोड़कर ड्यूटी चली जाती। इसी तरह मेरी जिंदगी बीत रही थी। एक दिन मेरे बेटे को बहुत तेज बुखार था। मैं उसे लेकर अस्पताल गई थी। जैसे ही मैं अपने बेटे की दवाई लेकर अस्पताल से बाहर निकली, उस आदमी को देखकर जैसे मैं पत्थर की हो गई। वह आदमी अस्पताल के बाहर बीमार लोगों के लिए दवाइयाँ और कुछ कपड़े बांट रहा था और खाने बांट रहा था। तभी उस आदमी की नज़र मुझ पर और मेरे बच्चे पर पड़ी। अचानक वह आदमी मेरे पैरों में गिर पड़ा था और रोने लगा। उस आदमी की शक्ल हूबहू मेरे बेटे से मिल रही थी। वह मेरे बेटे को गोद में उठाकर चूमने लगा, मुझसे माफ़ी मांगने लगा, कहने लगा, मैं तुम्हारा मुजरिम हूँ, ये बेटा मेरा है। जब मैंने तुम्हें उस इंडिया आदमी के हाथ से बेच दिया था, उस रात मैंने सपने में ये बच्चा देखा था जो मुझसे नाराज था और मुझसे शिकायत कर रहा था। तुम बहुत बुरे बाबा हो, तुम मेरी माँ के साथ बहुत बुरा कर रहे हो, तुम्हें मेरे सिवा कोई औलाद नसीब नहीं होगी। उस रात मैं बड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरी वैसे तो 3 बीबियां हैं, लेकिन औलाद किसी से भी नहीं है, क्योंकि अल्लाह मुझसे नाराज है और मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था। तुम चाहो तो मुझे जेल भिजवा सकती हो, चाहो तो मुझे दोबारा शादी करके मेरे साथ इंडिया में ही रह सकती हो। मेरे पास करोड़ों की दौलत है, मैं चाहूँ तो आधा हिंदुस्तान खरीद सकता हूँ। केस मुकदमा भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि मेरे पास करोड़ों की दौलत है। लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा। मैं अपने गुनाहों का कुफारा करना चाहता हूँ और पूरे 6 सालों से मैं इसी तरह हॉस्पिटल में, अनाथ आश्रम में लोगों को दान करता हूँ, ताकि मेरे उस गुनाह से मुझे छुटकारा मिल सके। शायद अल्लाह ने मेरी सुन ली है और तुम मेरे सामने खड़ी हो। शायद मेरे गुनाह माफ हो गए हैं। तुम चाहो तो मुझे गोली मार दो, मुझे जरा भी दुख न होगा। मैं उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हुई थी, क्योंकि वो जो कुछ कह रहा था सच कह रहा था। वह बहुत अमीर आदमी था। वह चाहे तो पूरा वकील जज को खरीद सकता है। मैं उससे चाहकर भी नहीं लड़ सकती थी। जब मैंने उसको अपने माँ बाप से मिलवाया, मेरे माँ बाप भी उसे देखकर जैसे लग रहा था कि गुस्से से कांप रहे थे, लेकिन वे कुछ नहीं कर सकते थे। एक तो बूढ़े थे। औलाद का दुख बहुत बड़ा दुख होता है। आज दुख उस पर पड़ा हुआ था। मम्मी पापा ने भी उस आदमी को माफ कर दिया। हमें पता था उस आदमी से कभी नहीं लड़ सकते थे। मैंने अपने बेटे को उसे तो नहीं दिया, लेकिन उसने हमारे बेटे की पढ़ाई लिखाई के लिए सारी जिम्मेदारी और साथ में मेरे सारे परिवार की देख रेख की जिम्मेदारी ली। हमने एक वकील से बात की थी, तो उसने कहा कि तुम उसके साथ शादी कर सकती हो और उसके दुबई के जायदाद में तुम और तुम्हारा बेटा हकदार हो सकता है। मेरे साथ इतना बुरा हो चुका था, तो मेरे अंदर अब दौलत की लालच तो नहीं थी कि मैं दौलत की लालच में आकर उससे शादी करती, और उसके पास तो खुद की 3 पत्नियां थी, तो भला मैं उससे शादी क्यों करती। उसने अपना डीएनए भी टेस्ट करवाया था और मेरे बेटे का भी डीएनए टेस्ट हुआ था। इससे साबित हुआ था कि वह उसी का बेटा था। लेकिन मैंने उसके साथ शादी नहीं की और मेरे मम्मी पापा का भी यही कहना है कि मैं उसके साथ शादी ना करूं। वैसे तो उसने मेरे सारे परिवार की खर्च की जिम्मेदारी उठाई है और मेरे बेटे को भी एक अच्छा भविष्य देने की बात की है। बल्कि उसने दिल्ली के सबसे महंगे स्कूल में मेरे बेटे का एडमिशन भी करवाया है। जो भी कहा था वह कर रहा था। हर महीने मेरे पूरे परिवार का खर्च भेज रहा था। मेरे खर्च की पूरी जिम्मेदारी भी उसी के सर पर है। वैसे वह अपने हर त्योहार पर मेरे लिए लाखों रुपए का चेक भेज देता है। अब आप लोग बताइए, क्या मुझे उसके साथ शादी कर लेनी चाहिए या नहीं? मुझे आप लोगों के कमेंट का इंतजार रहेगा। और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।